जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा स्टैटिक का पार्ट चल रहा था। स्टैटिक में हमने 3 टॉपिक पूर्णतः कवर कर लिए हैं, जिसमें से पहला था सभी देशों की संसद, दूसरा था अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और तीसरा टॉपिक था अनुसंधान। उसके बाद हमने पढ़ा था भारत के मंदिर। तो ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरीके से। तो आज हम 5वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ये हमने स्टैटिक के हिसाब से नहीं, पूरी तरीके से कवर कर दिया है। चाहे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें एक एक पॉइंट कवर कर दिया गया है, जो भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। टॉपिक में प्रमुख संगठन है, लेकिन सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फिर से सुनिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया। यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। उसके बाद सभी देशों ने सोचा कि विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहले जिस संस्था का स्थापना हुई, उस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस, जो कि बाद में चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगी। लेकिन लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई वैश्विक शांति के लिए। और ये स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920, यहाँ पे लिख लेना है 1920। 10 जनवरी 1920 को किसकी स्थापना हुई? तो लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना है। फिर से बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बनेगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई है, वो स्थापना की तिथि याद रखनी है, 10 जनवरी है। और वर्ष कौन सा है? 1920। ठीक है, तो किस तरीके से स्थापना हुई है हमने बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में। उसके बाद पहला विश्व युद्ध हो जाता है सभी को शांति के लिए, लेकिन शांति होती नहीं है, क्योंकि वर्साय की संधि जो हुई थी, ये दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन गई। और फिर से दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब? 1939 से 1945 में। ये विश्व युद्ध की बातें हिस्ट्री की हैं, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा देता है अमेरिका, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। तो उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, और फिर से लीग ऑफ नेशंस का बात रखी जाती है, और लीग ऑफ नेशन को प्रमोट करके विश्व शांति के लिए, विश्व में फिर से शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर, ये तिथि याद रखना है। कई बार पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो वो थी लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ। उसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद
विश्व शांति के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी में पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? तो इसके पीछे एक कहानी है कि सब जब साइन हो रहे थे तो 50 देशों ने साइन कर दिए थे। 50 देशों ने साइन कर दिए थे, लेकिन जब पोलैंड को लगा कि हमें भी इस संघ में शामिल होना चाहिए क्योंकि शांति के लिए स्थापित किया जा रहा है, तो पोलैंड भी उसी समय सिग्नेचर कर देता है और संस्थापक सदस्यों में शामिल हो जाता है। यानी अगर पूछा जाए संस्थापक सदस्य कितने थे, पूछा जाए संस्थापक सदस्य कितने थे, तो 51 संस्थापक सदस्य थे। और 51 संस्थापक सदस्य में 51 अगर पूछा जाए 51वां कौन सा था, तो वो पोलैंड था। कौन सा था? पोलैंड था। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य था और ये संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गया था, क्योंकि जब स्थापना के समय जो सदस्य शामिल होते हैं उनको संस्थापक सदस्य कहते हैं, और वो कितने थे? 51। अब पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का धीरे धीरे विस्तार होता रहा, सभी देश इसमें शामिल होते रहे, धीरे 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 करके वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हो चुके हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो चुके हैं? 193। और 194 के लिए भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी पूर्णतः वो शामिल नहीं हुआ। तो अभी बस इतना ही रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य कितने हैं? 193 हैं। अगर पूछा जाए 193वां सदस्य कौन था, तो वो 193वां सदस्य कौन था? दक्षिणी सूडान था। ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वें सदस्य कौन बना, तो दक्षिणी सूडान। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे इसका मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। कौन से द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय बनाया गया। पूछा जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी तो इसके मुख्यालय के लिए ज़मीन की आवश्यकता हुई, तो ज़मीन इसके लिए किसने दान की थी? तो ये ज़मीन दान की थी रॉकफेलर ने। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया, इसके लिए ज़मीन किसने दी थी? तो इसके लिए ज़मीन दान में दी थी रॉकफेलर ने दी थी। और पूछा जाए इसका मुख्यालय कब बनकर तैयार हो गया, तो 1952 में इसका मुख्यालय बनकर तैयार हो गया। याद रखना है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1952 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र ध्वज कैसा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो बताना है कि ध्वज के जो किनारे हैं इस पर जैतून की पत्ती है और बीच में एक ग्लोब बनाया है। बीच में ग्लोब बनाया है। ध्वज में क्या है? किनारों पर जैतून की पत्ती है और बीच में ग्लोब बनाया है। ग्लोब जानते ही हो, तो बीच में ग्लोब बनाया है और जैतून की पत्ती किनारे किनारों पर हैं। ठीक है। उसके बाद इस पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं अगर पूछा जाए तो इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, लेकिन अगर पूछा जाए कामकाजी भाषाएं तो फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी कामकाजी भाषाएं, तथा अन्य भाषाओं के लिए आप याद रखते हैं CARS, यानी कार्स याद रखना है। क्या याद रखना है? कार्स याद रखना है। C से रख लेना है चीन, यानी चीन की कौन सी हो गई? चीनी भाषा। और A से हो गई अरबी भाषा, और R से हो गई रशियन भाषा, और S से स्पेनिश। याद रखना है फ्रेंच अंग्रेजी कामकाजी भाषा, यानी कुल भाषाएं अगर पूछी जाएं तो 6 हैं, जिसमें फ्रेंच अंग्रेजी कामकाजी भाषा हो गई। उसके बाद 4 भाषाओं को याद करने के लिए ट्रिक बना लेनी है। कार्स, कार्स मतलब C फॉर चीन, चीन की भाषा कौन सी होती है? चीनी। और A फॉर अरबी,
R फॉर रशियन और S फॉर स्पेनिश, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश और फ्रेंच अंग्रेजी ऊपर हो गई थी। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र का। उसके बाद एक चार्टर तैयार हुआ। तो चार्टर से पूछा, जैसे भारतीय संविधान में जैसे अनुच्छेद वगैरह, अध्याय वगैरह पूछा जाता है, वैसे ही इसमें भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें कितने अध्याय हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर में अगर पूछा जाए अध्याय, तो 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं और कुल अनुच्छेद 111 हैं। कुल अनुच्छेद 111 हैं। चार्टर का अध्याय कितने हैं? तो 19 और अनुच्छेद 111। इस चार्टर पर शुरुआत में 5 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। अगर पूछा जाए तो चार्टर संयुक्त राष्ट्र का तैयार हुआ, इस पर क्या भारत ने भी शुरुआत में साइन किए थे? बिल्कुल किए थे। और कितने देशों ने शुरू में ही साइन कर दिए थे इस चार्टर पर? तो 50 देशों ने इस पर साइन कर दिए थे। तो याद रखना है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। क्या शुरू होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। ये पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है एग्जाम में, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, विस्तृत जिसमें आंसर लिखना होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो ये कहीं भी पूछा जाए यही सब लिखना है और बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, बिल्कुल इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आपसे अंग पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? महासभा है पहला, पहला क्या है? महासभा है। उसके बाद दूसरा आता है सुरक्षा परिषद, दूसरा सुरक्षा परिषद। तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा क्या है? प्रन्यास परिषद। क्या है? प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जो कि पहले स्थापित शुरुआत में हुई थी, इसका अंग लिखा अभी भी 6 जाता है, लेकिन ये अब बंद कर दिया गया 1994 से। इस संस्था का कार्य समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये संस्था अभी एक्सिस्ट करती है। तो ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए अंग कितने हैं तो 6 ही बताना है। और प्रन्यास परिषद क्यों गठन हुआ था? क्योंकि अब तो सारे देश अपने आप स्वतंत्र हो गए। पहले ऐसे देश थे जिनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, तो उनका शासन कोई दूसरा देश चलाता था। जैसे भारत का शासन कौन चलाता था? ब्रिटेन चलाता था। तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई प्रन्यास परिषद। ये किस लिए था? ऐसे देशों के लिए था जो देश स्वयं का शासन ना कर पाते थे, यानी वो अपना शासन स्वयं नहीं चलाते थे, उनका शासन कोई और चलाता था। उसके बाद 5वां आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। और छठा सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा क्या है? प्रन्यास परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा क्या है? सचिवालय। उसके बाद हम पढ़ते हैं नोट पॉइंट में, इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हर एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, रट लेना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है। अब ये 6 अंग हैं, लेकिन इसका ही मुख्यालय क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका एक फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, बाकी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो 5 याद रखना है, केवल एक ही याद रखना है। एक याद रख लो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड में किस स्थान पे है? तो हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। और बाकी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये कोई बताता नहीं है, यही बता देता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में। और इसीलिए नहीं बताते क्योंकि 5 का मुख्यालय, यानी 5 का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क में बनाया गया। तो याद क्या रखना है? केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो हेग में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आएगा अब इसके जो 6 अंग हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो पहला अंग हमने पढ़ा था महासभा। क्या पढ़ा था? महासभा। जैसे भारत में संसद कार्य करती है, ऐसे यूनाइटेड नेशन में भी एक महासभा बनाई जो नियम बनाती है कैसे क्या होना है, और सभी देशों पर निगरानी का भी काम करती है। तो इसके लिए महासभा बनाई गई। और इस चूँकि भारत में संसद है, इसी तरीके से इसे
ये पूरे विश्व के लिए बनाया गया है, तो इसे विश्व की संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की संसद। अगर पूछा जाए विश्व की संसद किससे कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है महासभा, उसे विश्व की संसद कहते हैं। और प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, यानी कितने सदस्यों को एक देश महासभा में भेज सकता है, तो 5 को भेज सकता है, लेकिन वोट केवल एक ही माना जाता है। यानी वोट की गिनती जब भी होगी तो केवल एक माना जाएगा, यानी एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 5 सदस्य, तो एक ही वोट गिना जाएगा। तो इसके लिए पूछा जाए तो बताना है कि भेज तो 5 प्रतिनिधि सकते हैं, लेकिन वोट जब देना होगा तो सिर्फ एक ही दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बैठक इसकी होती है, जैसे पंचायतों में बैठक होती है 6 महीने पे, हर उसी तरीके से इसमें भी एक बैठक होती है। और प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य इसमें बैठक होती है। महासभा की बैठक कब होती है? सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक इसमें बैठक होनी अनिवार्य है, यानी इसके बीच बैठक होनी ही होनी है। उसके बाद महासभा में पूछा जाए कौन कौन होता है, तो महासभा में इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है। महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो हर जगह एक ही होता है, तो इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, हर जगह उपाध्यक्ष एक सुना होगा, लेकिन यहाँ पे उपाध्यक्ष कितने हैं? 21। कितने हैं? 21, 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा में कितने उपाध्यक्ष? एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। और इसके बाद क्या आता है? 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। यानी इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे, 7 मुख्य समिति के अध्यक्ष होंगे, और इसका सभी का चुनाव कौन करेगा? महासभा स्वयं करेगी। कौन करेगा? महासभा स्वयं करेगी। तो पहला अंग हमने यूनाइटेड नेशन का कवर कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे अंग पर। दूसरा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, पहला महासभा था और दूसरा है सुरक्षा परिषद। अब हर जगह पुलिस होती है जो देश की रक्षा करती है, तो ये पूरे विश्व के लिए सुरक्षा परिषद है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? दुनिया का पुलिसमैन। अगर पूछा जाए दुनिया की संसद तो वो महासभा थी, और दुनिया का पुलिसमैन पूछा जाए तो सुरक्षा परिषद है। पूछा जाता है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 15। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 15, और इसमें से 10 अस्थायी होते हैं, यानी ये हर 2 साल पे नए नए जुड़ते जाते हैं। उसके बाद स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन से होते हैं? जिनके पास वीटो पावर होती है, और ये केवल 5 होते हैं। अभी आपने सुना होगा कि वीटो पावर का यूज़ करके रूस ने, सब देश उसके खिलाफ थे लेकिन रूस के पास वीटो पावर थी, तो वो अपना वीटो पावर का यूज़ कर देता है। ऐसे भारत के खिलाफ चाइना अपनी वीटो पावर का यूज़ कर देता है, और अभी तक भारत स्थायी सदस्य यानी वीटो पावर हासिल नहीं कर पाया चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि हिंद महासागर में किसी का दबदबा बने, और केवल वो अपना ही दबदबा बनाना चाहती है। इसलिए हमेशा चाइना इस बात का विरोध करती है कि भारत को वीटो पावर प्राप्त ना हो। और एक भी सदस्य, चाहे सारे सदस्य एक तरफ हों, अगर वीटो पावर जिनके पास है 5 देशों के पास, इनमें से एक भी सदस्य ने ना कर दिया, तो चाहे सारे हाँ कहें, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। ठीक है, यही वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य जो हैं सुरक्षा परिषद में, इसमें नंबर 1 अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन और चीन और रूस और फ्रांस। अभी रूस ने भी यूक्रेन युद्ध किया था, तो सभी देशों, ये चारों, चीन और रूस ने एक दूसरे का साथ दिया, और अपनी वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? रूस ने किया, और अपने खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं होने दिए। तो ऐसे ही वीटो पावर होती है, 5 देशों के पास है। बहुत से देश भारत की ओर हैं कि ये किए जाएं वीटो पावर में शामिल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, लेकिन चीन होने नहीं देता है। आगे चलते हैं। पूछा जाता है अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, और इनका चुनाव कैसे होता है? तो महासभा के जो भी सदस्य हैं, प्रेजेंट सदस्य 193 हैं इस समय वर्तमान में, 194 जोड़ा जा रहा है, पूरी तरीके से अभी नहीं जुड़ा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा है वही अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।
ठीक है, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं। आगे चलते हैं। अब ये 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्यों में क्या होता है, कोई भी निर्णय लेना है, अगर मुझे कोई भी प्रस्ताव महासभा में पास करना है तो इन 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। सुरक्षा परिषद के कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा, किसी देश के लिए भी लिया जाएगा, तो 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। और लेकिन अगर इनमें से एक ने भी, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, मना कर दिया तो फिर ये सब फेल है। अगर वो भी हाँ करते हैं तब 15 में से 9 की ज़रूरत पड़ती है। पूछा जाए, भारत जो कि सुरक्षा परिषद का सदस्य कई बार बना, स्थायी तो नहीं बना लेकिन अस्थायी सदस्य कई बार बना। स्थायी तो आज तक नहीं बना, 5 ही केवल स्थायी बने हैं। बाकी स्थायी के लिए भारत प्रयास करता रहा, अभी तक बन नहीं पाया। तो बाहर पूछा जाए, भारत सुरक्षा परिषद का कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, तो भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो ये कब चुना गया था लास्ट बार, तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। यानी एक बात यहाँ से पता लग रही है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और महासभा के 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जापान और ब्राज़ील सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। दोनों 11-11 बार चुने जा चुके हैं सुरक्षा परिषद में। तीसरा हमने अंग पहला पढ़ लिया, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। अब तीसरे अंग के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन का तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक वर्षा। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें पूछा जाता है कुल सदस्य कितने हैं, 54, और कार्यकाल इसका होता है 3 वर्ष। यानी जो भी इसके सदस्य हैं 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है। एक बार अप्रैल में हो जाती है जो कि न्यूयॉर्क में होती है, और जुलाई में जेनेवा में होती है। इतना ही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट शुरू होगा यहाँ से सचिवालय, क्योंकि सचिवालय में ही महासचिव चुने जाते हैं और महासचिव से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सचिवालय का प्रमुख जो होता है उसको महासचिव कहते हैं, और इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है। तो सचिवालय के प्रमुख को क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के सचिवालय अंग में जो प्रमुख होता है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महासचिव, और उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पहले कार्यकारी महासचिव, यहाँ पे याद रखना है कार्यकारी थे, पूर्णता नहीं थे, केवल कार्य करने के लिए बना दिए गए, अस्थायी मान सकते हैं इनको। तो पहले कार्यकारी महासचिव अगर पूछा जाए तो ग्लेडविन ज़ेब थे। ग्लेडविन ज़ेब थे जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे। पूछा जाए पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, तो ग्लेडविन ज़ेब थे, और किस देश से संबंधित कर थे, तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से संबंधित थे। तो पहले कार्यकारी महासचिव कौन बने, ग्लेडविन ज़ेब थे। उसके बाद पूछा जाएगा पहले महासचिव, देखो ऊपर लिखा है पहले कार्यकारी महासचिव तो ग्लेडविन ज़ेब। पूछा जाए पहले महासचिव तो त्रिगवेली, कौन थे, त्रिगवेली, और ये कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। और पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के वो महासचिव बताइए जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वो महासचिव कौन है, त्रिगवेली, और इनका संबंध नॉर्वे देश से है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं डेग होमरशोल्ड। डेग होमरशोल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि संयुक्त राष्ट्र के कौन से महासचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, कौन जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, पहले महासचिव जो कौन से जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा डेग होमरशोल्ड। कौन सा हो जाएगा, डेग होमरशोल्ड। फिर से बता रहे हैं, कार्यकारी पूछा जाए तो ग्लेडविन ज़ेब, और पहले महासचिव त्रिगवेली, और कौन से महासचिव जिन्हें पहले इस्तीफा दिया, तो त्रिगवेली ही थे। उसके बाद डेगर हेमरशोल्ड के बारे में 2 बातें याद रखनी है, स्वीडन के थे और हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी और नोबेल इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है यूथांड, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन
कि एशिया से पहले महासचिव कौन चुने गए, या फिर पूछा जाएगा पहले गैर यूरोपीय महासचिव कौन चुने गए, तो यू थांट थे। वो कौन थे? यू थांट थे, याद रखना है, यू थांट। फिर से बोलिए, यू थांट। म्यांमार देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? म्यांमार देश से। इसलिए इन्हें क्या क्या कहा? पहले एशियाई महासचिव का बनाया गया। और ये गैर यूरोप यानी यूरोप से संबंधित है, एशिया यूरोप में नहीं है। अभी तक जो भी बने हैं 3, एक कार्यकारी, एक दो स्थायी, तो ये कहाँ के थे? तो ये यूरोप के थे। लेकिन ये जो बने आके यू थांट, ये एशिया के थे। एशिया में किस देश से? म्यांमार देश से। तो ये गैर यूरोपीय यानी यूरोप के नहीं थे, ये पहले ऐसे महासचिव बने। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वाल्डहाइम, जो कि ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये वो देश है, ठीक है, वाल्डहाइम। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं जेवियर कुइयार, जेवियर कुइयार, जो कि पेरू से थे। उसके बाद बुतरस घाली, 6ठे नंबर पे कौन आते हैं? बुतरस घाली, जो कि मिस्र के थे। और पूछा जाए पहले अफ्रीका के महासचिव कौन बने संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो थे बुतरस घाली। बुतरस घाली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद आता है कोकी अन्नास। कोकी अन्नास कहाँ के थे? घाना के थे। कोकी अन्नास कहाँ के थे? घाना के थे। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया से थे। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे। और इस समय जो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये 9वें महासचिव बने। और अगर वैसे देखा जाए तो 10वें, क्योंकि ये कार्यकारी भी थे। तो हमने ये सारे महासचिव बता दिए, क्रम से बता दिए, इनको याद रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है बार बार। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग स्थान पर है। यानी इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग स्थान पर है। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। उसके बाद इस पर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चार्टर कितने हैं, वो हमने पढ़े थे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर वहाँ 19 था, ठीक है। और अनुच्छेद कितना था वहाँ? 111। और यहाँ पर अनुच्छेद और चार्टर पूछा जाए तो चार्टर 5 हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 70 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 70 हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हो गया। अब आगे इसी में चलते हैं। इसके बहुत फैक्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ये फैक्ट रट लेने, याद कर लेने, समझ लेने, जैसे भी याद करो। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 वर्ष होती है। और इसका पूछा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। 9 वर्ष होता है, 9 ईयर होता है। तो एक इसमें फैक्ट है कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते। अगर ये कथन में आता है क्वेश्चन, तो वहाँ लिख देता है कि 2 न्यायाधीश एक देश से हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा नहीं होगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना है कोई भी 2 न्यायाधीश जो कि एक देश से नहीं हो सकते, यानी एक देश से अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो केवल एक इसमें अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है 15 जो न्यायाधीश हैं, इन्हीं में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है और एक को उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने वर्ष? 3 वर्ष। और न्यायाधीशों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 9 वर्ष। उसके बाद चलते हैं न्यायालय की भाषा, जो कि हम बता चुके हैं। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होगी। और संयुक्त राष्ट्र में कुल भाषाएं 6 हैं, जिसमें फ्रेंच और अंग्रेजी कामकाजी भाषा हमने बताई थी, वही यहाँ भी है। तो न्यायालय की भाषा कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम, यानी
न्यायालय का कोरम कितना होता है? 9 जज होने चाहिए। 9 जज से कभी कम नहीं हो सकते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बारीक से अंतर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन भारत से रिलेटेड हैं, तो इसलिए बार बार पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड पॉइंट है, तो अगर पूछा जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह भारत के ऐसे न्यायाधीश बने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। तो पूछा जाए कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अगला पूछा था न्यायालय में पहले न्यायाधीश, ये जो बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र। पूछ लिया था कि पहले न्यायाधीश कौन बने थे, यानी वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, केवल न्यायाधीश के रूप में गए थे, तो वो थे वेनेगल रामाराव। कौन थे? वेनेगल रामाराव। याद रखना है, पहले मुख्य न्यायाधीश भारत से पूछा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, और भारत से न्यायालय में पहले न्यायाधीश पूछा जाए तो वेनेगल रामाराव। उसके बाद पूछा जाता है वर्तमान में भारत से कौन न्यायाधीश हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें वर्तमान में कौन है भारत से? तो दलवीर भंडारी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। याद रखना है कि वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से है न्यायाधीश। उसके बाद नोट पॉइंट रखना है, न्यायाधीशों को चुना जाता है तो क्या कौन चुनता है? महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर चलती है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन से देश से न्यायाधीश हमें चुनना है, किस न्यायाधीश को चुनना है, तो इसके लिए होता है कि सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है, उसके बाद महासभा उस व्यक्ति को चुनती है। तो महासभा उस व्यक्ति को चुनती है। तो इस तरीके से ये हमने यूनाइटेड नेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से जो कुछ भी हो सकता था, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस तरीके से पूछे जा सकते थे, सारे हमने डिस्कस कर दिए। और इस तरीके से आज की ये क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम और संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, राधे राधे।